हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। आज हम बात करेंगे वाटर इन एटमॉस्फेयर। मीन्स हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर की मात्रा कहाँ कितनी है और ये हमारे इन्वायरमेंट में हमारे मौसम पे कैसे इफ़ेक्ट करता है। ये सब जानेंगे। क्लास 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ यूपीएससी जो कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर बेसिक कंप्लीट होगा तो एडवांस लेवल में हम लोग को सोचने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में जो वाटर है हमारे एटमॉस्फेयर में वो आखिर किस किस रूप में है। ठीक है, तो वाटर जो एग्जिस्ट करता है तीन फॉर्म में, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में। जो वाइटल हाइड्रोस्फीयर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइड्रोस्फीयर तीनों फॉर्म को कंक्लूड करके बनाया जाता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस वेदर एंड द क्लाइमेट। और ये जो वाटर जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ये वेदर को, क्लाइमेट को बहुत हद तक क्या करता है, प्रभावित करता है। तो चलिए स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर की मात्रा है उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। जो एटमॉस्फेयर में एयर में जो वाटर प्रेजेंट है वाटर वेपर के रूप में उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी दो प्रकार के होते हैं, एक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है मास ऑफ वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। मतलब एक वॉल्यूम के एयर में कितने मास जो वेपर प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूटी। मतलब अगर मास ऑफ वेपर, वेपर के मास को हम लोग वॉल्यूम, एयर वॉल्यूम के मास से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। वही स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करें तो मास ऑफ अ पेयर पर यूनिट मास ऑफ एयर। इसमें डिविडेंट में क्या होगा, मास होगा और उसमें एब्सोल्यूट में वॉल्यूम होगा, एयर की वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद रिलेटिविटी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी किसी के सापेक्ष में, जैसे एक्चुअल ह्यूमिडिटी, एक्चुअल वेपर प्रेशर divided by the saturation vapor pressure into 100 is equal to actual vapor pressure, saturated vapor pressure into 100। actual vapor pressure, saturated vapor pressure into 100, इसको हम लोग परसेंटेज में क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो ये ह्यूमिडिटी किस किस प्रकार से अफेक्ट होंगे, मतलब इस पे कौन कौन से अफेक्ट पड़ सकते हैं। तो टेम्परेचर का अफेक्ट पड़ सकता है, एयर प्रेशर का, प्रॉक्सिमिटी टू द वाटर बॉडी एंड विंड डायरेक्शंस एंड स्पीड में। इस सब जितने भी एलिमेंट है वो क्या करेंगे, ह्यूमिडिटी को अफेक्ट करें, आर्द्रता जिसको बोलते हैं। वार्म एयर होल्ड मोर मॉइस्चर्स, जो गर्म हवाएं होती है उसमें ज़्यादा मॉइस्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेचुरेशन एंड ड्यू पॉइंट की। तो ड्यू सेचुरेशन क्या होता है, एयर इज फुल्ली लोडेड विथ मॉइस्चर्स। जो एयर है हमारा वो मॉइस्चर से पूरे भरा हुआ होता है, उसी को क्या बोलते हैं, सेचुरेशन। सेचुरेशन मतलब ज़्यादा मात्रा प्रेजेंट होना, सेचुरेशन। और वहीं ड्यू पॉइंट होता है टेम्परेचर एट विद सेचुरेशन ऑकर। ऐसा टेम्परेचर जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा जो एयर वाटर वेपर्स के प्रेजेंट हो एयर में। मान लो 17 डिग्री, 17 डिग्री सेल्सियस अगर हो, इस पे किसी जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा एयर वाटर वेपर क्या करेगा, एयर में रहेगा, तो उसी लेवल को क्या बोलेंगे, इसको ड्यू पॉइंट बोलेंगे। और जो मात्रा है सेचुरेशन की उसको सेचुरेशन बोलते हैं। ठीक है, और फर्दर कूलिंग कंडेंसेशन। और धीरे धीरे अगर और कूल होंगे मतलब ठंडी होंगे, जो वाटर वेपर एयर ठंडा होगा तो क्या होगा, वो कंडेंस्ड होने लगे, मतलब जमा होने लगते हैं वाटर वेपर्स। और धीरे धीरे वाटर वेपर जैसे ही जमा होंगे वो वेपर्स क्लाउड के फॉर्म में बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन्स होता है जमना। ठीक है, तो व्हाट इज कंडेंसेशन, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इंटू लिक्विड फॉर्म। जो वाटर वेपर है जैसे ही क्या होता है, पानी के रूप में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, और ये कब ऑकर करता है, तो जब एयर बिकम्स सेचुरेटेड। जब सेचुरेटेड हो जाता है मतलब सघन हो जाते हैं। ठीक है, एक जगह जमा हो जाते हैं। एंड टेम्परेचर ड्रॉप टू अ ड्यू पॉइंट। और टेम्परेचर कहाँ चला जाता है, तो नीचे आ जाता है। ठीक है, ड्यू पॉइंट से, ड्यू पॉइंट जिस जिस टेम्परेचर पे ज़्यादा मात्रा में क्या हो, जो एयर में जो वाटर वेपर है वो
छितर बितर हो, मतलब अलग अलग हो। और ड्यू पॉइंट पे क्या हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं वाटर वेपर्स एयर में। तो उस टेम्परेचर पर जब जो वाटर वेपर्स है वो कंडेंस्ड होने लगे, सेचुरेटेड होने लगे, उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। और जो कंडेंसेशन है 4 से 5 प्रकार से हो सकते हैं। फर्स्ट कंडेंसेशन का जो नियम है, फर्स्ट है ड्यू। ड्यू होगा मतलब कंडेंस्ड हुआ। उसके बाद फ्रॉस्ट, फॉग, मिंट, क्लाउड्स, ये सब क्या है, कंडेंसेशन का फॉर्म है। सभी प्रकार की कंडेंसेशंस जो टेम्परेचर पे उसमें ह्यूमिडिटी कितनी मात्रा में, उस सभी पर निर्भर करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे ठंडे वेदर में, ठंडा में क्या होता है, फॉग्स जनरेट होते हैं, फ्रॉज हो जाता है, मिंट हो जाता है। ये सब ठंडा के कारण, मतलब विंटर सीजन में हम लोग देखने को मिलता है, ठीक है। और क्लाउड तो नॉर्मली मानसून के सीजन में हम लोग देख लेते हैं। अब बात करते हैं क्लाउड्स की। क्लाउड जो होता है मैसेज ऑफ टीनी वाटर ड्रॉप्स और आइस क्रिस्टल। क्लाउड्स क्या होता है, तो टीनी वाटर ड्रॉप्स का कलेक्शन होता है, उसमें आइस क्रिस्टल भी होते हैं, जो क्या करते हैं, हवा में तैरते रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है। और क्लाउड को अगर हाइट के, एक्सपेंस के और डेंसिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी, ओपेसिटी के माध्यम से अकॉर्डिंगली अगर डिवाइड करते हैं तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सिरकस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस और निम्बा। और ये सबसे ऊपर होगा सिरकस, ठीक है, सिरकस सबसे ऊपर होगा, उससे नीचे क्यूमुलस, उससे नीचे स्ट्रेटस और सबसे नीचे निम्बस। ये सबसे क्लियर होता है सिरकस, उससे थोड़ा मात्रा में जो धुंधला टाइप का होता है, मतलब उजला उजला जो बादल होता है, क्यूमुलस होता है। स्ट्रेटो उससे नीचे आ जाते हैं 5000 7000 के आसपास। और निम्बस, निम्बस बहुत ही नज़दीक होते हैं पृथ्वी और बहुत ही डेंस होते हैं, डेंस होते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं होते, अपेक होते हैं, जिससे सनलाइट होकर पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाती, उसको बोलते हैं घना बादल, निम्बस। अगर एल्टीट्यूड के हिसाब से बात करें तो सबसे ऊपर में कौन कौन से हो जाएंगे, तो सिरकस और सीरो सीरस ट्रैक, उसके बाद सीरो क्यूमुलस, मतलब सीरस, सीरस जहाँ आ गया वो सबसे ऊपर क्लाउड होंगे। उसके बाद उससे नीचे मिडिल क्लाउड में एल्टो स्ट्रेटस, एल्टो स्ट्रेटस और एल्टो क्यूमुलस, ये दोनों मिडल में आ जाते हैं, ठीक है। और सबसे निचले वाले जो क्लाउड्स होते हैं वो स्ट्रेटस, स्ट्रेटो क्यूमुलस और निम्बो स्ट्रेटस, ठीक है, इन तीनों का मिक्सचर होता है। जो वर्टिकल क्लाउड्स है, वर्टिकल मतलब लंबे लंबे होते हैं ऊपर से नीचे तक, क्यूमुलस और क्यूमुल निम्बस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन मतलब वही बारिश, रेनफॉल, किसी चीज़ का ऊपर से नीचे गिरना, ठीक है। तो वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ क्लाउड टू अ ग्राउंड, किसी भी फॉर्म में अगर वाटर क्लाउड से नीचे आएगा, ग्राउंड पे आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। ये प्रेसिपिटेशन कई प्रकार के होते हैं, जैसे रेन, रेन के रूप में आ सकते हैं, स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल के रूप में आ सकते हैं, सिल्ट होता है, स्लीट, स्लीट के रूप में, उसके बाद हेल्स, ठीक है, ये सभी के रूप में आ जाते हैं। सबसे मेन है यहाँ पर रेनफॉल, ठीक है। तो रेनफॉल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो रेनफॉल कितने प्रकार के होते हैं, तो रेनफॉल सबसे पहले कन्वेंशनल रेनफॉल, जो कि अक्सर हम लोग देखते हैं, अकर्स इन द हॉट क्लाइमेट आफ्टरनून, सो वन। जो हॉट क्लाइमेट है, जैसे हमारा मानसून सीजन है, तो उसमें अधिकतर हम लोग रेनफॉल देखते हैं, ठीक है। तो हॉट क्लाइमेट जो हमारे गर्मी के दिन होते हैं, गर्मी के दिन में ही ये अक्योर करते हैं, कन्वेंशनल है। उसके बाद ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक मीन्स होता है जो माउंटेन के आसपास अगर एयर फ्लो करता है तो वो क्या करता है, ऊपर की ओर उठता है, ऊपर की ओर जैसे उठेगा तो एयर में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर वेपर्स होंगे, धीरे धीरे ऊपर जाते जाते जो ऊपर में जाते ही टेम्परेचर क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पर ड्रॉप्स क्या हो जाते हैं, एक जगह जमा हो जाते हैं, इससे वाटर क्या होंगे, कंडेंस्ड हो जाते हैं, और जो रेन माउंटेन एरिया है, माउंटेन एरिया में रेनफॉल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद साइक्लोनिक, साइक्लोनिक मतलब साइक्लोन के कारण जो होता है रेनफॉल, उसको साइक्लोनिक बोलते हैं, ठीक है। तो साइक्लोन के कारण जो, जैसे हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन हुआ, ह्यूरिकेन्स, टाइफून्स, ये सब के कारण जो बादल निर्मित होते हैं और जो कोस्टल रीजन्स पे अटैक करते हैं,
उसके कारण जो बारिश होती है उसको बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है, फ्रंटल रेनफॉल। अब बात करें इम्पोर्टेंस की, जो वाटर में अगर एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट है तो ये क्या करता है, हमें किस प्रकार फ़ायदा करता है, ठीक है। तो मेंटेन द अर्थ्स हीट बैलेंस, जो सन से हीट आते हैं, सन से हो, उसके बाद टेरेस्ट्रियल हीट हो जाए, रेडिएशन हो जाए, तो इन दोनों को क्या करता है, मेंटेन रखता है। उसके बाद सपोर्ट लाइफ एंड एग्रीकल्चर, बारिश के कारण जो सभी जगह है लगभग एग्रीकल्चर हो पाते हैं, सभी जगह लाइफ सस्टेन हो पाती है, ठीक है। उसके बाद इसेंशियल फॉर द क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेन, बारिश सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर की दृष्टिकोण से, क्योंकि लगभग 50% 70% के आसपास जितने भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं वो रेन पे डायरेक्टली निर्भर करते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद ड्राइव्स द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब होता है, जैसे मान लो ये हमारा पृथ्वी है का सरफेस है, और कहीं ये पॉन्ड्स हो गया, इसमें पानी रहेगा, ठीक है। तो ये पानी क्या होगा, इवेपोरेशन के द्वारा ऊपर जाएगा, ऊपर जाने से हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो, मिल जाता है, जिसको वाटर वेपर बोलते हैं। धीरे धीरे ऊपर जाते जाते क्या होगा, ये क्लाउड बनता है, क्लाउड बनते ही ये हैवी रेनफॉल करता है, रेनफॉल के कारण सभी जगह पर पानी चला जाता है, और धीरे धीरे नदी के द्वारा, लेक्स के द्वारा, ये सब क्या होते हैं, चैनलों के द्वारा फिर से समुद्र में चले जाते हैं, तो समुद्र में जाते हैं, ठीक है, फिर से उसी प्रकार बादलों का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस तरह हमारा वाटर साइकिल चलता है। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड्स ब्रिंग्स रेनफॉल, हैवी रेनफॉल एंड थंडरस्टॉर्म। इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें ज़्यादा मात्रा में रेनफॉल होता है और थंडर स्टॉर्म भी होता है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।